हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 2 के बारे में। अब हम लोग डे 2 में आ चुके हैं, इसका मतलब डे 1 के असाइनमेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख रखे हैं। तो अगर आपने अभी डे 1 के असाइनमेंट ना करे हो तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे कंटिन्यू करो। सो डे 2 में जितनी भी हमारी थ्योरी थी, तो जो थ्योरी मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि उसमें ज़्यादा सफाई से दिया गया है चीज़ें, मतलब मुझे आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर उसमें एक एक लाइन पढ़ोगे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि डे 2 में आज का जो वीडियो रहेगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 2 की सारी क्विजेस के बारे में। तो क्विजेस के बारे में हम लोग कैसे बात करेंगे, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है कि क्विज के बारे में बात करें। तो कौन कौन सी क्विजेस है, 18 से लेके 30 तक, मतलब पूरी की पूरी क्विजेस। अब अगला कोई वीडियो डे 2 के क्विजेस पे नहीं आने वाला है, इसी में मैंने सारी की सारी इंक्लूड कर दी है। ठीक है, तो इसको मैंने 4 सेट में तोड़ा है। 18 से लेकर 20 तक यहाँ पे पहला सेट होगा, दूसरा सेट 21 से 23 होगा, थर्ड सेट हमारा 24 से 26 होगा, एंड फोर्थ सेट हमारा 27 से 30 होगा। ठीक है, तो पहले सेट के बारे में बात कर लेते हैं, 18, 19, 20 को देख लेते हैं क्या है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ रिकैप लेंगे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो से क्या जानकारी प्राप्त करी, मतलब जो डे 1 से हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीख लिया अभी तक, उसको जल्दी देख लेते हैं। क्या सीखा कि हर चीज हम लोग की पाइथन में क्या होती है, ऑब्जेक्ट होती है। आप कोई इंटीजर वेरिएबल बनाओ, फ्लोट बनाओ, कैरेक्टर, कुछ भी यूज कर लो, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। ठीक है, इवन जो हम लोग किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो जितनी भी चीजें हम लोग बना रहे हैं, हर चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है पाइथन में। ठीक है, फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं कहाँ पे, इनसाइड कलेक्शन। कलेक्शन मतलब जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, ठीक है, डिक्शनरी हो गया, इनको हम कलेक्शंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग अंदर रख सकते हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को कहाँ रख सकते हैं, इनसाइड कलेक्शंस। फिर इनकैप्सुलेशन हम लोगों ने पढ़ा था, ये क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम लोग प्रिवेंट कर देते हैं एक्सेस टू द डेटा। मतलब कोई भी बाहरी बंदा, मतलब क्लास के बाहर कोई बंदा उसे जो है चेंज नहीं कर पाएगा उस वैल्यू को, ऐसा कुछ कर देते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल ले हम लोग बैलेंस का, तो एक पर्सन का बैलेंस वो सिर्फ कह सकते हो बैंक के जो कर्मचारी हैं वही लोग चेंज कर पाए, मतलब कोई नॉर्मल बंदा आके उसके बैलेंस, बैंक बैलेंस एक जीरो आगे ना लगा दे, तो 1000 रुपए 10,000 कर दिए, तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। तो हम लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये क्या कहता है, प्रिवेंट कर देता है एक्सेस टू डेटा आउटसाइड द क्लास, क्लास के बाहर आप इसे एक्सेस नहीं कर पाओगे। फिर अब इनकैप्सुलेशन परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे 2 अंडर स्कोर लगाने पड़ते हैं, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द एट्रीब्यूट, जिस वेरिएबल को हमें प्राइवेट बनाना है। तो वो उसे क्या बना देता है, ये 2 अंडर स्कोर उसे बना देते हैं प्राइवेट। ठीक है, फिर जैसे ही हम लोग उस एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाते हैं, तो उसका नाम कैसे बदल जाता है, उसका नाम बदल जाता है अंडर स्कोर क्लास नेम अंडर स्कोर एट्रीब्यूट। तो उसका नाम जो है नॉर्मली अंडर स्कोर ए बी अगर है, यहाँ पे आप ये कह दो ए बी है, तो वो किसमें बदल जाएगा, अंडर स्कोर क्लास का नाम, जो भी उसके क्लास का नाम हो, और फिर उसके बाद अंडर स्कोर ए बी, ऐसे चेंज हो जाएगा। अब अगर आप पूछो कि प्राइवेट वैल्यूज को हम चेंज कैसे करेंगे, तो अगर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो, या आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, तो इसका यूज़ करके आप लोग उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को अपनी क्लास के बाहर भी चेंज कर सकते हो। मतलब इनकैप्सुलेशन एक तरह का सिर्फ साइन है जो आपको बताएगा कि आपको इसकी वैल्यू चेंज नहीं करनी चाहिए। बट अगर कोई करना चाहता है, जबरदस्ती करना चाहता है, तो वो जो है इस आखिरी वाले तरीकों को यूज़ करके उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। तो अगर आपने पिछले वीडियो ना देखे हो, तो मैं अभी भी आपसे बोलूँगा इन सब के बारे में पहले जानकारी ले लो, इसके बाद अभी आगे आओ, वरना अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर आते हैं हम लोग अपने क्विज नंबर 18 पे। तो हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स एंड रेफरेंस वेरिएबल विल बी देयर एट द एंड। तो आई होप कि आप लोगों ने डे 2 में ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस वेरिएबल को एक बार पढ़ लिया हो, बट फिर भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि डाइनिंग टेबल, तो यहाँ पे हम क्लास का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे नहीं लिखा है टेबल एंड देन 2 पैरेंथेसिस लगे, सर यहाँ पे डाइनिंग टेबल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। फिर जो बैक टेबल है, ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी क्लास का नाम यूज करा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, रेफरेंस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो, ये जो डाइनिंग टेबल है, जैसे ये हमारा एक ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट को रिफर करें, मतलब जैसे कि हमने अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया ये वाला, ये डाइनिंग टेबल की बात करें, हम यहाँ पे dt लिखे दे रहे हैं छोटे से। ठीक है, तो मान लो कि डाइनिंग टेबल नाम का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेमोरी में कहीं सेव है। ठीक है, ये रहा मेमोरी में। अब हम क्या करें, हमें एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो रेफरेंस वेरिएबल का मतलब है कि कोई एक ऐसा बॉक्स, ऐसा कोई भी वेरिएबल, मान लो x हो गया वो वेरिएबल, जो इसको रिफर करे। मतलब अगर हम x की बात करें, तो इसका मतलब हम डाइनिंग टेबल की ही बात कर रहे हैं। तो ये हमारा x क्या हो गया, x हो गया हमारा रेफरेंस वेरिएबल, और डाइनिंग टेबल क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमसे कह रहे हैं कितने ऑब्जेक्ट और कितने रेफरेंस वेरिएबल हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, तो जहाँ जहाँ क्लास नेम का यूज करा गया है वो सारे क्या है, हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो एक हमारा ऑब्जेक्ट ये मिल गया, और एक ऑब्जेक्ट हमें हमेशा ये मिल गया। तो डाइनिंग टेबल हो गया, बैक टेबल हो गया, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं रेफरेंस वेरिएबल की। तो जो ऑब्जेक्ट होते हैं ये खुद में एक रेफरेंस वेरिएबल है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये पर्टिकुलर किसी
क्लास का है, आप कह सकते हो कि एक क्लास से ही बना है। तो यहाँ पे जो ये होगा एक ऑब्जेक्ट, ये भी क्या dt है, ये x है, तो जो भी वेरिएबल के नाम है हर चीज जो है वो क्या होती है पाइथन में ऑब्जेक्ट होती है। और वहीं पे हम लोग रेफरेंस वेरिएबल की बात कर लें तो रेफरेंस वेरिएबल भी यही ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि भाई ये भी किसी चीज का एड्रेस स्टोर करके रखे हैं ना अपने अंदर, तो ये भी क्या है एक रेफरेंस वेरिएबल। जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो रेफरेंस वेरिएबल भी होते हैं। तो हमारे रेफरेंस वेरिएबल कितने हो गए, एक हो गया ये रेफरेंस वेरिएबल, एक हो गया बैक टेबल। अब क्या इसके अलावा ऐसा कोई भी वेरिएबल है जो इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू रख रहा हो, जैसे कि बैक टेबल की वैल्यू फ्रंट टेबल में, तो ये कुछ नया मिला। हाँ भाई, फ्रंट टेबल नाम का हमने नया एक बॉक्स बनाया है मेमोरी में जो बैक टेबल की वैल्यू को रख रहा है और डाइनिंग टेबल को बैक टेबल रख रहा है। तो इसमें मतलब फ्रंट टेबल हमें एक ऐसा नया वेरिएबल मिल गया जो अभी हमने बनाया है। तो हमारे कितने हो गए रेफरेंस वेरिएबल, 3 हो गए, और हमारे ऑब्जेक्ट कितने हो गए, 2 हो गए। तो वही हमारा आंसर हो गया कि 2 ऑब्जेक्ट एंड 3 रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। हमसे कह रहा है कितने रेफरेंस वेरिएबल हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 7 पे है। लाइन नंबर 7 पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, बैक टेबल नाम का जो ऑब्जेक्ट है जो अभी अभी हमने बनाया है, इसको कितने रेफरेंस वेरिएबल रिफर कर रहे हैं। तो जो भी मतलब कह सकते हो जो भी वेरिएबल जो बैक टेबल की वैल्यू को असाइन हो रहे हैं, तो कह दो वही वही सारे होंगे रेफरेंस वेरिएबल। तो बैक टेबल देखो कहाँ असाइन हो रहा है, फ्रंट टेबल पे, तो एक हमें ये मिल गया, ये है हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल। फिर बैक टेबल और किसी को असाइन हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, फ्रंट टेबल नहीं हो रहा है, बैक टेबल फ्रंट टेबल को हो रहा है, तो एक ये मिला। बट फ्रंट टेबल और फ्रंट टेबल तो एक ही चीज है ना। तो इसका मतलब जो लाइन नंबर 7 पे जो ऑब्जेक्ट है बैक टेबल नाम का, इसको कौन रिफर कर रहा है, फ्रंट टेबल, क्योंकि फ्रंट टेबल ने इसकी वैल्यू को असाइन कर लिया है अपने में। मतलब अब ये इक्वल टू हो गया, मतलब जो बैक टेबल जिसको रिफर कर रहा था उसी को फ्रंट टेबल भी रिफर कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारा एब्सोल्युटली यहाँ पे आंसर नंबर 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्लेस्ड आफ्टर लाइन 14, तो एरर आए। लाइन 14 के बाद ऐसी कौन सी लाइन लिख दें इन तीनों में कि एरर आ जाए। तो आप देखो, जब भी ऐसा बड़ा सा डायग्राम दिया हो तो कभी भी इस पूरे को पढ़ना ही नहीं चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मत पढ़ो, आखिर में आओ। डाइनिंग टेबल इज इक्वल टू टेबल, एक डाइनिंग टेबल नाम का ऑब्जेक्ट बना। जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, इस क्लास टेबल का इनिट चल गया, तो नंबर ऑफ लेग हो गए 4, क्लास टॉप हो गया नन, वुडन टॉप हो गया नन। ठीक है, फिर अब हमें आइडेंटिफाई डेट को यहाँ पे एक्सेस करने की जरूरत है नहीं, तो अब इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आता है। हमसे कह रहे हैं लाइन नंबर 14 के बाद हम लोग ऐसी इन तीनों में कौन सी लाइन लिखें कि एरर आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे ये लिखें डाइनिंग टेबल डॉट नंबर ऑफ लेग, ये लाइन नंबर 15 है, मतलब यहाँ पे अगर हम ये चीज लिखें, यहाँ पे अगर हम ये चीज लिखें तो कोई परेशानी होगी क्या। देखो डाइनिंग टेबल ऑब्जेक्ट का नाम है, ऑब्जेक्ट डॉट नंबर ऑफ लेग की वैल्यू 6 कर दो। यहाँ पे नंबर ऑफ लेग की वैल्यू 4 है, हम 6 कर सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला तो बिल्कुल चल जाएगा, एरर नहीं आएगी। ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पे बाहर आए ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू, तो ग्लास टॉप अगर हम यहाँ पे लिखते डाइनिंग टेबल डॉट ग्लास टॉप इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे ये जो है बिल्कुल सही होता है, यहाँ पे चल जाता है। बट हम अगर यहाँ पे लिख दें, इस जगह पे अगर मैं अब लिख दूं ये ग्लास टॉप इज इक्वल टू ट्रू, तो इसका मतलब भाई ये जो ग्लास टॉप है ये किसी, इसको क्लास से कोई मतलब ही नहीं, नॉर्मल सा वेरिएबल बनाया है हमने। सिंपल सी बात है भाई, हमने यहाँ पे लिखा, हमें इच्छा थी हमने बना दिया ग्लास टॉप इक्वल टू ट्रू। अब इसका इस ग्लास टॉप से ना कोई मतलब है, तो ये भी एक नॉर्मल केस हो गया हमारा, ये भी चल जाएगा, सही है। तो हमारा ऑप्शन बचा आखिर में, मतलब यही बचा, यही गलत हो, यही हमें एरर देगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल डॉट रेट को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो डाइनिंग टेबल डॉट रेट, तो रेट क्या हमारा सेल्फ डॉट रेट लिखा है क्या कहीं क्लास में, देखो क्लास में सेल्फ डॉट नंबर ऑफ लिखा है, ग्लास टॉप लिखा है, बटन टॉप, कहीं सेल्फ डॉट रेट, सेल्फ डॉट रेट तो कहीं नहीं दिख रहा है, रेट दिख रहा है। तो जो रेट है ये क्या है, ये एक नॉर्मल सा वेरिएबल है जो हम लोग बनाते हैं। तो इसको एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं, इसको एक्सेस करना है तो आप आइडेंटिफाई रेट फंक्शन को, मतलब इस मेथड को बुला दें, तो ये आपको रिटर्न कर देगा रेट। मगर आप इसको डायरेक्टली क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते, आप उसको ये नहीं बोल सकते डाइनिंग टेबल डॉट रेट। ये हमें आंसर तब देता जब यहाँ इस जगह पे कहीं, या फिर यहाँ पे 3 की जगह यहाँ पे चौथी लाइन पे लिखा होता, क्या लिखा होता कि सेल्फ डॉट रेट। बट यहाँ पे तो ऐसा कोई लिखा नहीं, तो इसका मतलब ये लाइन क्या देगी, एरर देगी। तो आई होप कि अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, कहते हैं इसका आउटपुट क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। हमारी क्लास कस्टमर है, इसको मत पढ़ो, यहाँ पे आओ। C1 इज इक्वल टू कस्टमर 100, 20, तो C1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना। अब C1 की जो यहाँ पे कस्टमर आईडी है ये हो गई 100, और C1 की जो एज है वो हो गई 20। तो मैं यहाँ पे ऐसे रिफर भी कर दे रहा हूँ, कस्टमर आईडी ये हो गई और इसकी एज जो है वो क्या हो गई, 20 हो गई। ठीक है, फिर ये हमने क्लास के बाहर एक फंक्शन बनाया है, इसको भी अभी देखने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज C1, तो C1 नाम का ऑब्जेक्ट था, हमने चेंज फंक्शन को भेज दिया, चेंज के बाद C2 आ गया। मतलब अब C1 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और C2 इसको रिफर कर रहा है। ठीक है, फिर हमने इस फंक्शन के अंदर है, हमने क्या बोला, कस्टमर 100, 21, तो हमने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया C2 नाम का। C2 में पहले C1 था, बट मतलब अभी क्या है कि C1 जो है ये एक अलग से यहाँ पे बना हुआ था, कि हमारा क्या बना है, C
1। ठीक है, अब हमने क्या करा, चेंज C1, तो चेंज फंक्शन में C1 को भेज दिया, C1 यहाँ गया, C1 की जगह C2 हो गया। तो एक C2 नाम का वेरिएबल था जो अभी C1 को रिफर कर रहा था, ठीक है, अभी तक। बट यहाँ पे जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी कि कस्टमर 100,21, और फिर ये हमने दूसरा हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास को हमने यूज करके दूसरा ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाया, C2 नाम का एक अलग से यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऐसा C2। ठीक है, अब मतलब ये जो पर्टिकुलर कस्टमर 100,21 है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको कौन रिफर कर रहा है, C2। तो अब C2 इस चीज को नहीं जाएगा, इस चीज इसके पास नहीं जाएगा, मतलब इसको जो रिफर कर रहा था अब इसको रिफर नहीं करेगा। और अब किसे रिफर करेगा, ये सिंपली आपका रिफर करेगा इधर। तो मतलब C2 पहले C1 को रिफर कर रहा था, बट अब C2 खुद को रिफर कर रहा है, क्योंकि C2 इज इक्वल टू कस्टमर, हमने दूसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया है। तो ये लाइन हो गई। फिर यहाँ पे प्रिंट C1 डॉट एज, C1 की एज क्या है, तो C1 तो अभी वैसे का वैसे ही रखा है ना, तो C1 की एज क्या थी, C1 की एज थी 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, क्या कह रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। क्या हमारी क्लास बनी है, इसको मत देखो, इधर आओ। C1 इज इक्वल कस्टमर 100,20, तो कस्टमर ये 100 गया, ये उठ के यहाँ चला गया, सेल्फ पे गया, ठीक है, और 20 कहाँ गया, 20 उठ के यहाँ पे एज पे गया। अब आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे सेल्फ इसने इस साइड क्यों लिख दिया, राइट साइड क्यों लिख दिया। देखो, जरूरी नहीं कि हम लोग सेल्फ लिखें ही, कोई सेल्फ कीवर्ड नहीं है हमारा। यहाँ पे आईडी भी लिखेंगे तो भी वो मतलब कुछ भी लिख सकते हो ऐसा जो ऑब्जेक्ट की तरह अंदर यूज हो पाए। जैसे कि C1 की बात है, हम अंदर C1 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी अगर हमें C2 नाम का ऑब्जेक्ट है तो C2 यहाँ पे हम बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा रख दो जो कॉमन रहे और वो ऑब्जेक्ट के लिए हो, मतलब जब भी हम C1 की बात करें तो जहाँ आईडी है वहाँ हर जगह क्या हो जाए, C1 हो जाए, ऐसा। तो अभी C1 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईडी की जगह C1 हो जाएगा। तो C1 के सेल्फ में क्या आ गया, सेल्फ आ गया, सेल्फ की वैल्यू क्या है 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 100 आ गया। फिर C1 की एज में क्या आ गया 20 आ गया। अब हमसे कहते हैं C1 डॉट सेल्फ क्या होगा, तो सेल्फ यहाँ पे मैंने पहले बताया है कि C1 डॉट सेल्फ क्या है, ये सेल्फ कोई एक कीवर्ड नहीं है जो हमेशा हम सेल्फ ही यूज करें, हम लोग आईडी भी यूज कर सकते हैं, हम लोग XYZ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो C1 डॉट सेल्फ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 100 उठ के गया है सेल्फ में, तो C1 डॉट सेल्फ की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगी, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हमसे कह रहा है एक ये बड़ा सा कोड है एंड यहाँ पे ये आपको कुछ सेट ऑफ यहाँ पे चीजें दी गई हैं, यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे 2 फंक्शन दिए गए। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से एट्रीब्यूट इंस्टेंस हैं और कौन से वाले का है क्लास एट्रीब्यूट है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इंस्टेंस वेरिएबल कौन से हैं, इंस्टेंस मेथड कौन से हैं, स्टैटिक वेरिएबल कौन से हैं, स्टैटिक मेथड कौन से हैं। अब मैं आपको इसको पहचानना बताता हूँ। देखो, जिन जैसे इस नेम पे आते हैं, ये नेम कहाँ पे लिखा है, ये नेम लिखा है ये, तो ये जो नेम लिखा है क्या इसके आसपास कहीं सेल्फ लगा है क्या, देखो देखो सेल्फ डॉट लगा है, सेल्फ डॉट लगा है मतलब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। ऑब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, इंस्टेंस कहते हैं क्लास का। ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंस्टेंस ऑफ क्लास। तो ये क्या हो गया, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल हो गया। तो हम सीधा करेंगे, नेम को उठा के हमने फिट कर दिया। फिर अब आते हैं इधर जेंडर पे। जेंडर देखो कहाँ पे है, जेंडर ये लिखा है, जेंडर सेल्फ डॉट जेंडर इक्वल टू जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर के पहले सेल्फ है ना, सेल्फ डॉट मतलब हम ऑब्जेक्ट से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जेंडर। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस होता है। तो जेंडर क्या हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल हो गया, जेंडर को मैंने यहाँ फिट कर दिया। फिर वाटर सोर्स, वाटर सोर्स पे आते हैं। वाटर सोर्स कहाँ पे लिखा है, ये लिखा है। क्या वाटर सोर्स के पहले सेल्फ लगा है, नहीं लगा है ना, सेल्फ नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। अब इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये देखो जस्ट क्लास के नीचे है और किसी मेथड के अंदर नहीं यूज करा गया। देखो ये क्लास के अंदर है, क्लास के जस्ट नीचे हमने डिक्लेयर कर दिया कि वाटर सोर्स नाम का एक वेरिएबल है जो कॉमन रहेगा इन सब के लिए, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे ये चीज क्या हो गई, ये हो गई हमारी क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल हो गई तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। क्लास वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल एक ही चीज होती है। तो वाटर सोर्स हमारा यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग बात करते हैं ड्रिंक्स वाटर और सेल्फ। ड्रिंक्स वाटर और सेल्फ यहाँ लिखा है, सेल्फ लिखा है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस। तो इंस्टेंस मेथड हो गया है, क्या हो गया, इंस्टेंस मेथड हो गया। फिर हम लोग का बचा गेट वाटर सोर्स। गेट वाटर सोर्स कहाँ है भाई, ये लिखा है। तो गेट वाटर सोर्स में कहीं सेल्फ लिखा है क्या, नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये किससे रिलेटेड है, यहाँ पे लिखा है स्टैटिक मेथड से, मतलब क्लास का मेथड है ये। तो क्लास का मेथड ऑब्वियस सी बात है स्टैटिक मेथड हो जाएगा। तो गेट वाटर सोर्स यहाँ फिट हो गया। तो मतलब आपको बॉक्स उठा के इधर रखने, तो देखने की बस यहाँ पे बात है, कैसे आप देखते हो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते कहता है इसका आउटपुट क्या है। एक ये बड़ी सी हमारी क्लास दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे आते हैं, प्रिंट करो वाटर सोर्स ऑफ लॉयन। तो पहले ये प्रिंट हो जाएगा वाटर सोर्स ऑफ लॉयन, तो हमारा प्रिंट हो गया वाटर सोर्स ऑफ लॉयन। फिर हमसे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट करेंगे, तो कह रहा है क्लास नेम लॉयन डॉट गेट वाटर सोर्स। तो लॉयन क्लास में जाओ और गेट वाटर सोर्स नाम का कोई मेथड है, वहां से जो वैल्यू आ रही है उसको जाके प्रिंट करो। तो चलते हैं, लॉयन क्लास में गए, यहाँ पे आ गए। हमसे कह रहा है गेट वाटर सोर्स नाम के मेथड ढूंढो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये रहा गेट वाटर सोर्स। ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, कह रहा है लॉयन डॉट वाटर सोर्स रिटर्न कर रहा है। तो ये वैल्यू क्या होगी, लॉयन डॉट मतलब क्लास का वाटर सोर्स कहाँ है, तो क्लास का वाटर सोर्स ये है, जिसमें क्या लिखा है वेल इन द सर्कस। तो हमारा आंसर क्या आ गया, वेल इन द
सर्कस। सिंपल, समझ गए? मतलब बहुत ही आसान है इसको देखना, और बिल्कुल भी परेशानी बिल्कुल यहाँ पे आपको नहीं होने वाली, ठीक है। फिर ये हमारी लाइन ये एग्जीक्यूट हो गई। हमसे कह रहे हैं सिम्बा इज इक्वल टू लॉयन सिम्बा कॉमा मेल। तो सिम्बा नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। सिम्बा कॉमा मेल मतलब सिम्बा चला गया हमारे नेम में और मेल चला गया हमारा जेंडर सिम्बा के लिए, ठीक है। तो नेम हमारा सेट हो गया सिम्बा और जेंडर क्या सेट हो गया, मेल हो गया, ठीक है। फिर यहाँ हमसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। ये हमसे क्या कह रहा है, सिम्बा डॉट ड्रिंक वाटर ऑब्जेक्ट डॉट ड्रिंक वाटर। तो कहीं अब ये देखो उस क्लास के अंदर कहीं ड्रिंक वाटर नाम का मेथड है, इसके अंदर सेल्फ पास है। तो ड्रिंक वाटर नाम का मेथड इसके अंदर सेल्फ पास है, मिल गया। ये जो भी रिटर्न करेगा उसको बाहर लाओ और प्रिंट कर दो, ऐसा कुछ है। तो ये क्या क्या ला रहा है भाई, सेल्फ डॉट नेम, मतलब खुद ही प्रिंट कर रहा है। देखो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू क्या है, सेल्फ डॉट नेम यहाँ है, और नेम मतलब यहाँ पे नेम, और नेम कहाँ है, सिम्बा है। सिम्बा उठ के यहाँ आया, सेल्फ डॉट नेम की वैल्यू सिम्बा हो गई। तो सेल्फ डॉट नेम की जगह क्या, क्या सिम्बा, तो हम लोग के यहाँ आंसर क्या होगा, सिम्बा। फिर ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द, ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम द। फिर लॉयन डॉट वाटर सोर्स क्या है, लॉयन क्लास में वाटर सोर्स नाम का क्लास वेरिएबल है क्या, इंस्टेंस वेरिएबल है, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल है क्या। तो देखो स्टैटिक वेरिएबल ये है। स्टैटिक वेरिएबल और क्लास वेरिएबल एक ही बात होती है। तो वेल इन द सर्कस, वेल इन द सर्कस। तो आई होप अभी आपको ये पूरा आउटपुट समझ में आ गया होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। हमसे कहता है इसका आंसर बताओ। यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आओ, प्रिंट करेंगे। एग्जाम्पल क्लास में जाओ और ऐड मेथड में 100 और 200 पास कर दो। एग्जाम्पल क्लास में गया मैं, ऐड मेथड मुझे मिला, यहाँ पे num1 की वैल्यू कितनी हो गई 100 और num2 की वैल्यू कितनी होगी 200। तो ये हमसे कह रहा है कि num1 प्लस num2 करो, मतलब 200 प्लस 100 300, 300 इंटू यहाँ क्या 300 इंटू एग्जाम्पल डॉट नम। एग्जाम्पल डॉट नम की वैल्यू क्या, देखो एग्जाम्पल ये क्लास का नाम, डॉट नम क्लास का यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या, देखो यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल है, बिल्कुल है, नम को रिटर्न है। तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 200 इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा 3000। रिजल्ट में आ गया 3000। रिटर्न कर रहे हैं हम लोग रिजल्ट। अब जो भी हमें यहाँ पे ये मेथड रिटर्न करने वाला है, कौन सा मेथड है, स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे ऊपर लिखा भी हुआ है स्टैटिक मेथड। जो भी रिटर्न करेगा वो जाके हम प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट क्या हो जाएगा हमारा 3000 हो जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहे हैं इसका आउटपुट क्या होगा, इसको नहीं पढ़ा जाता पहले, यहाँ पे आओ। डेमो ए, डेमो ए मतलब डेमो नाम की क्लास में इनिट पे ए भेज दो। इनिट पे ए मतलब स्टेटस पे क्या आ गया, ए आ गया। फिर यहाँ पे num5 क्या है, ये क्लास का एक वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। यहाँ पे है नम की वैल्यू 10 है, नम की वैल्यू यहाँ स्टेटस की वैल्यू ए है, नम की वैल्यू 10 है, प्रिंट कर रहा है स्टेटस कॉमा नम। तो जो नम यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो नम की वैल्यू है हम इसी को तो यूज करेंगे। अगर हमें क्लास का इस नम को यूज करना है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, डेमो डॉट नम लिखेंगे, क्योंकि क्लास का वेरिएबल है, समझ गए। इस नम को यूज करना है तो क्या लिखेंगे, नम लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए कॉमा 10। तो हमारा आंसर क्या है, ए कॉमा 10, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, हमारी ये बड़ी सी क्लास है, कभी भी पूरी क्लास पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी, मत पढ़ना। क्या लिखा है, लाइन 13 पे आते हैं। कह रहा है क्लास ए मिल गई हमें, यहाँ पे 1 भेज दो इनिट में। तो इनिट में 1 भेज दिया, var2 की वैल्यू क्या हो गई, var2 की वैल्यू हो गई 1। तो यहाँ सेल्फ डॉट var2 मतलब obj1 के लिए var2 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यहाँ पे कह देते हैं, अभी इसी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 1। हमसे कह रहा है obj1, अब ये लाइन कंप्लीट हो गई। फिर हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 1 कॉल कर दो। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 1 कॉल कर दो, मतलब यहाँ पे है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट 1 का जो var2 है, जो जो इसकी वैल्यू 1 है अभी, उसको क्या कर दो, +1 कर दो, उसमें और एक जोड़ दो। तो अभी हमारी इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हट के अब हो गई 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए। और फिर हमसे क्या कह रहा है, क्लास का जो वेरिएबल है जिसमें वैल्यू 20 पड़ी है, कह रहा है उसे एक घटा दो। तो क्लास की वेरिएबल की वैल्यू कितनी हो गई, 19 हो गई, सिंपल, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट मेथड 2 को कॉल करो। तो मैं ऑब्जेक्ट 1 के लिए मेथड 2 को कॉल कर रहा है, यहाँ पे आए, कह रहा है प्रिंट कर दो क्लास a डॉट var1। तो क्लास के var1 में क्या वैल्यू पड़ी, 20 पड़ी है, पर 20 पड़ी थी, बट वो हो क्या गई, 19 हो गई। तो हमारा क्या आ गया, 19 आ गया। फिर प्रिंट करो सेल्फ डॉट var2। सेल्फ डॉट var2 की वैल्यू क्या है, पहले 1 थी बट बाद में 2 हो गई थी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19, 2 आ गया। ठीक है, फिर ये 3 लाइन खत्म हो गई। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्ट 2 के बारे में। ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू क्लास ए और 2। तो यहाँ पे क्लास ए जो है हमारी ये बनी। अभी देखो, अब ये सब हुआ तो जितना भी काम अभी हमने करा था सब गायब हो गया, क्योंकि हम लोग अभी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करने लगे। क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट 1 जो है, इसने जो क्लास की वैल्यू है उसको चेंज कर दिया, पहले ही चेंज कर दिया था, तो ये वैल्यू 19 हो गई थी, सिंपल। चलो अब इधर आते हैं, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू क्लास A2। तो क्लास ए पे गए, इनिट में var2 में वैल्यू चली गई 2। तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए var2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। हमसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। हमसे कह रहा है 17 पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट मेथड 2। ऑब्जेक्ट 2 के लिए मेथड 2 कॉल करो। तो मेथड 2 यहाँ पे है, प्रिंट करो क्लास a डॉट var1। var1 की वैल्यू क्या है, क्लास वेरिएबल की
20 थी बहुत पहले, मगर ऑब्जेक्ट वन ने उसे काट के 19 कर दिया था। अब जो हमारी ये वैल्यू होती है क्लास की, जो वेरिएबल होते हैं स्टैटिक वेरिएबल, ये हमेशा मतलब अगर इसमें आपने कोई चेंजमेंट कर दिया तो अगले ऑब्जेक्ट के लिए भी ये चेंजेस बने रहेंगे, ये होता है, ठीक है। तो ये 19 प्रिंट हो गया हमारा, तो हमारा अगला आंसर क्या आ गया, 19 आ गया। फिर हमसे कह रहा है यहाँ पे कि सेल्फ डॉट वेर टू की वैल्यू प्रिंट कर, तो सेल्फ डॉट वेर टू की वैल्यू अभी हमने देखा यहाँ पे 2 है, तो 2 उठ के यहाँ प्रिंट हो गया, तो 19 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। हमसे कह रहा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं इस कोड को देखते हुए। इस कोड में हमारी ये क्लास है, ठीक है, मतलब अब तो हमें स्टेटमेंट देखने पड़ेंगे तभी हम बता सकेंगे कौन सी गलत है कौन सी सही है। इधर आते हैं, कह रहा है देयर विल बी ओनली वन वाटर सोर्स वेरिएबल क्रिएटेड फॉर बोथ सिम्बा एंड नाला। जो सिम्बा और नाला ऑब्जेक्ट हैं इनके लिए सिर्फ एक वाटर सोर्स वेरिएबल क्रिएट होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे कि हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे वेर वन जो है ये ऑब्जेक्ट वन के लिए भी वही था और ऑब्जेक्ट टू के लिए भी अपडेटेड वैल्यू ही आई थी। मतलब वेर वन जो क्लास का वेरिएबल होता है इसकी वैल्यू सारे ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे सिर्फ एक वाटर सोर्स नाम का वेरिएबल क्लास वेरिएबल होगा जो सिम्बा और नाला दोनों ऑब्जेक्ट के लिए बना होगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये लाइन सही है, तो ये मतलब ये इनकरेक्ट नहीं है, तो ये चीज हमारी हो गई। फिर हमसे क्या कह रहा है, देयर विल बी टू सेपरेट वाटर सोर्स वेरिएबल फॉर बोथ सिम्बा। अब देखो यहाँ पे अगर दो अलग अलग हमारे क्लास वेरिएबल बन जाएंगे हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए तो हमारे इस केस में हमारा यहाँ पे भी 20 और 2 आंसर आना चाहिए था, बट यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे अलग अलग वेरिएबल नहीं बनते, हमारा एक ही क्लास का वेरिएबल होता है और वो जो है सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। तो यहाँ पे ये लाइन क्या थी, गलत थी, तो इसलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर ड्रिंक वाटर कैन नॉट एक्सेस वाटर सोर्स वेरिएबल। तो क्या ड्रिंक वाटर मेथड क्या वाटर सोर्स वेरिएबल नहीं यूज कर सकता? देखो ड्रिंक वाटर, देखो ये खुद ही यूज कर रहा है, क्या फालतू की बात कर रहा है। यहाँ पे वाटर सोर्स वेरिएबल क्यों नहीं यूज करते अगर हमें वाटर सोर्स वेरिएबल को यूज करना है क्योंकि ये क्लास का है वेरिएबल, क्लास का वेरिएबल है, इसका मतलब स्टैटिक वेरिएबल है, इसका यूज करना है तो लॉयन डॉट हम लोग ऐसे करके यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, यूज कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ड्रिंक वाटर कैन नॉट एक्सेस, ये कह रहा है कि ड्रिंक वाटर मेथड एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये तो गलत बोल रहा है ना। देख हमने ये उठा लिया। फिर वाटर सोर्स जो है ये हमेशा हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग सेल्फ। क्या सेल्फ का यूज करके हम एक्सेस कर सकते हैं? तो आप ही बताओ। इसका ये क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब इसको यूज करने के लिए हम लोग को क्लास का नाम चाहिए होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के नाम से काम नहीं चलने वाला है, समझ रहे हो। तो अगर हमें क्लास का नाम यूज करेंगे तभी हम वाटर सोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वाटर सोर्स को हम लोग सिर्फ सेल्फ का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ये लाइन भी इसने क्या बोली, गलत बोली, इसीलिए हमने इन तीनों को क्या करा, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। हमसे क्या कह रहा है, वाटर सोर्स को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग लॉयन ऑफ द सेम क्लास। मतलब सही बात है, लॉयन का यूज मतलब सेम क्लास नेम का यूज करके हम लोग वाटर सोर्स को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर सोर्स क्या है, हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। तो आई होप कि अभी आपको ये तीन ऑप्शन में सेलेक्ट कर इसका आंसर मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहा है, इसका आउटपुट क्या होगा, क्लास एग्जाम्पल है, यहाँ से यहाँ तक इसको मत पढ़ो। ओबीजे इक्वल टू एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे आए, एग्जाम्पल नाम का एक ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट बन गया एग्जाम्पल क्लास का, तो इनिट चल गया, इनिट में सेल्फ डॉट नाम की वैल्यू 10 हो गई, ठीक है। हमसे क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करो। देखो डिस्प्ले नाम का कहीं कोई मेथड है क्या इस क्लास के अंदर जहाँ पे अंदर सेल्फ लिखा हो, क्योंकि हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब उस मेथड के अंदर भी सेल्फ लिखा होना चाहिए। देखो डिस्प्ले नाम का मेथड तो मिल गया, बट यहाँ पे सेल्फ कहाँ है, सेल्फ तो है ही नहीं। अगर सेल्फ नहीं है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेथड ही नहीं है। अगर हमें ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले चलाना होता तो यहाँ पे एक हमारा मेथड होना चाहिए था, डिस्प्ले अंदर सेल्फ लिखा होना चाहिए था, बस सेल्फ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। तो ये क्या बोल रहा है, स्टैटिक मेथड जो है इसको सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल, ये सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकता है। तो वो बात यहाँ पे अलग है, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे होंगे कि जो डिस्प्ले है यहाँ पे हमें कब चलेगा, जब यहाँ पे हम सेल्फ लिखेंगे, बट अब ये नहीं चल सकता क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे स्टैटिक मेथड बोल रखा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लॉयन डॉट सॉरी लॉयन नहीं, एग्जाम्पल डॉट क्लास का नाम, क्लास का नाम डॉट डिस्प्ले, ऐसे कुछ करें तो समझ में भी आए, ऑब्जेक्ट से उसे एक्सेस नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। हमसे क्या कह रहे हैं, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करो विद रिस्पेक्ट टू टाइप एंड नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। देखो वेरिएबल तीन टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक, दूसरा इंस्टेंस, तीसरा लोकल। आप बहुत जगह पढ़ोगे, आपको हमेशा कंफ्यूजन बना रहेगा इन तीनों में। अब मैं बताता हूँ इसको समझना कैसे। स्टैटिक वेरिएबल वो वेरिएबल जिनको हम लोग क्लास नेम का यूज करके एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास के जस्ट नीचे तुमने क्या बना दिया, var1 इज इक्वल टू 500। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्टैटिक। क्योंकि अब हमें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी हम क्या लिखेंगे, क्लास ए डॉट अंडरस्कोर var1, जब भी हमें इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्लास नेम का ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक हो गया। फिर यहाँ पे देखो जहाँ जहाँ सेल्फ लगा होता है वो क्या होता है, हमारा इंस्टेंस, मतलब वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट मतलब इंस्टेंस, इंस्टेंस वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पे var2 के पास सेल्फ लगा, तो ये हमारा क्या हो गया, एक ये हो गया मेरा
और एक ये हो गया, बट ये दोनों सेम है, आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं जोड़ देता हूँ, मतलब ये दोनों सेम है, मतलब यहाँ पे हमें एक इंस्टेंस वेरिएबल मिल गया। फिर यहाँ हमसे क्या कह रहा है, और जितने भी बाकी वेरिएबल होंगे उनको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे ये देखो var2, ये var2 और अंडरस्कोर var2 अलग है। अंडरस्कोर var2 क्या है, ये हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है, क्योंकि इसको हम ऑब्जेक्ट का यूज करके एक्सेस करते हैं। बट ये var2 हमारा लोकल वेरिएबल है, इसके पीछे कहीं भी सेल्फ नहीं लगा है। एक var2 मिल गया हमें, एक var3 मिल गया। तो ये ऐसे हमें दो मिल गए जो क्या है, हमारे लोकल वेरिएबल है, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है। ठीक है, तो अभी मुझे समझ में आता है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये आपको यहाँ पे सारे के सारे कुछ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इतना ही था इस कुछ सेक्शन में। ज़्यादा कुछ खास था नहीं। रेफरेंस वेरिएबल का आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट्स का याद रखना है। नंबर ऑफ रेफरेंस वेरिएबल हमेशा बराबर होंगे ऑब्जेक्ट के। अगर मान लो जैसे कि हम लोग पहले ही केस में देखा था, दो ऑब्जेक्ट थे, दो ऑब्जेक्ट हैं तो रेफरेंस वेरिएबल भी दो ही होंगे। दो ऑब्जेक्ट प्लस दो रेफरेंस वेरिएबल, उन्हीं दोनों को रेफरेंस वेरिएबल भी कहा जाता है, समझ गए। इसमें कंफ्यूजन मत बिल्कुल खाना, बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। फिर मेरे ख्याल से अभी आपको डे 2 की सारी क्विज़ समझ में आ गई होंगे, और मान लो नहीं भी समझ में आएंगी तो हमसे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में बता देंगे ही। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा क्या होता है, ऊप्स में डे 2 का कुछ सेक्शन कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, एक्सरसाइज देखेंगे सारी, जितनी भी डे 2 की एक्सरसाइज सारी सॉल्व करके पहले से बैठ जाना, उनको हम लोग एक एक करके समझेंगे उसका क्या क्या सोल्यूशन है, और उसके सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है।